फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको अर्ली सोसाइटीज़ के बारे में अर्थात प्रारंभिक समाज के बारे में बताएंगे। इस टॉपिक में हम प्रारंभिक समाज से संबंधित दो विषयों के बारे में पढ़ेंगे। पहला विषय है कि इसमें हम ये पढ़ेंगे कि लाखों साल पहले मानव अस्तित्व की शुरुआत के बारे में। उसमें आप ये पढ़ेंगे कि सर्वप्रथम अफ्रीका में मानव प्राणियों का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। पुरातत्व वैज्ञानिकों ने इतिहास के इन प्रारंभिक चरण के बारे में हड्डियों और पत्थरों के औजारों के अवशेषों की सहायता से कैसे अध्ययन किया। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि वह कैसे घरों में रहते थे। वह पेड़ पौधों से उत्पन्न कंदमूल एवं बीजों को इकट्ठा करके और जानवरों का शिकार करके अपना भरण पोषण करके या कैसे करते थे। आप ये भी देखेंगे कि वे लोग आग और भाषा का प्रयोग कब और कैसे शुरू किया। अंत में आप देखेंगे कि आज दुनिया में जो लोग शिकार और पेड़ पौधों से प्राप्त खाद्य सामग्रियों से अपना भरण पोषण करते हैं, क्या उनके जीवन का अध्ययन करने से अतीत के बारे में जानकारी मिल सकती है। दूसरे विषय में कुछ प्रारंभिक नगरों जैसे मेसोपोटामिया जो वर्तमान इराक में है के कुछ शहरों के बारे में चर्चा की गई है। इन नगरों का विकास मंदिरों के आसपास हुआ। ये नगर सुदूर व्यापार के केंद्र थे। पुरातात्विक साक्ष्यों यानी पुरानी बस्तियों के अवशेषों और बहुतायत से पाई जाने वाली लिखित सामग्रियों के आधार पर उस समय के भिन्न भिन्न लोगों, शिल्पियों, लिपियों, श्रमिकों, पुरोहितों, राजा रानियों आदि के जीवन के पुनर्निर्माण का प्रयत्न किया गया है। आप ये भी देखेंगे कि इनमें से शहरों तथा कस्बों में पशुचारक समुदाय के लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते थे। एक विचारणीय प्रश्न यह है कि यदि लेखन कला का विकास नहीं हुआ था तो इन शहरों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों कैसे संभव हो पाती। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि लाखों वर्षों तक जंगलों, गुफाओं अथवा कामचलाऊ घरों में रहने वाले लोगों ने आगे चलकर गांव और शहरों में रहना कैसे शुरू किया। ये एक लंबी कहानी है और ऐसी अनेक घटनाओं से जुड़ी है जो सर्वप्रथम नगरों की स्थापना से कम 5000 वर्ष पहले घटित हुई थी। अत्यंत दूरगामी प्रभाव डालने वाले परिवर्तनों में से एक था धीरे धीरे खानाबदोश जिंदगी को छोड़कर खेती के लिए एक स्थान पर बस जाना। और 10,000 वर्ष पहले जो लगभग ये काम या कृषि का काम शुरू हो गया था। एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों का उदय हुआ जिसको हम प्राइमेट कहते थे। प्राइमेट नामक श्रेणी का उद्भव 360 से 240 लाख वर्ष पहले माना जाता है और इस प्राइमेट के कई सब ग्रुप तैयार हो गए अर्थात उपसमूह बन गए। उसमें प्राइमेट से जो तैयार हुआ उसको हम कहते हैं होमिनाइड। होमिनाइड होता है बानर यानी ऐप। और होमिनाइड का जो और ग्रोथ हुआ या होमोनाइड से बहुत सालों के बाद एक नया ग्रुप तैयार हुआ, उपसमूह तैयार हुआ जिसको हम कहते हैं होमिनिड। अर्थात प्राइमेट के बाद होमिनाइड के बाद होमिनिड। इस तरह ये हम देखते हैं कि होमिनाइड और होमिनिड के बीच बहुत सारी समानताएं पाई जाती हैं, बहुत सिमिलरिटी हैं, अनेक समानताएं पाई जाती हैं क्योंकि होमिनाइड से ही होमिनिड ग्रुप विकसित हुआ है। लेकिन कुछ बड़े डिफरेंसेस भी हैं, कुछ बड़े अंतर भी देखने को मिलते हैं। जैसे होमिनाइड का जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, ये छोटा है जबकि होमिनिड का ब्रेन लार्ज है, बड़ा है। होमिनाइड 4 पैरों वाले हैं जबकि होमिनिड 2 पैरों वाले हैं, सीधे खड़े होकर चलने लगे हैं। तीसरा, इनके हाथ हल्के पकड़ वाले होते हैं और होमिनिडों के हाथ की मजबूती जो है थोड़ा ज़्यादा पकड़ मजबूत होती है इनकी। अगर हम होमिनिड की बात करें तो इनका उद्भव अफ्रीका में हुआ। पहला तो ये कि ये अफ्रीकी बानरों एप से गहराई से जुड़े हैं। दूसरा, सबसे प्राचीन जीवाश्म अर्थात फोसिल्स ऑस्ट्रेलोपिथेकस वंश के हैं, पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं और उनका समय 56 लाख वर्ष ईसा पूर्व माना जाता है। इसके विपरीत अफ्रीका से बाहर पाए गए जीवाश्म 18 लाख वर्ष पूर्व से अधिक पुराने हैं। इसमें हम देखते हैं कि जो होमिनिड है इस परिवार में सभी रूपों के मानव प्राणी शामिल हैं। आगे चलकर होमिनिड कई ब्रांचेज में, कई शाखाओं में विभाजित हो जाते हैं जिसको हम जीन्स कहते हैं। होमिनिड के मेन 2 ब्रांचेज हैं, एक है ऑस्ट्रेलोपिथेकस और दूसरा है होमो। ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो में डिफरेंस क्या है। पहली बात तो डिफरेंस भी है और सिमिलरिटी भी है। इनमें डिफरेंस हम देख लेते हैं तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो ब्रेन है स्मॉल है अर्थात मस्तिष्क छोटा है और होमो का मस्तिष्क बड़ा है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जबड़े, दांत
बड़े हैं तथा ज़्यादा हैं, और जबकि होमो के जबड़े छोटे, दांत छोटे तथा कम हैं। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के हाथ की क्षमता जो है कम है और होमो में हाथों में अधिक क्षमता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता कम है, जबकि होमो में सीधे खड़े होकर की क्षमता अधिक है। इन प्रजातियों को हम या साइंटिस्टों ने जो नाम दिया है उसको हम स्पीसीज कहते हैं, और इनके जो भी नाम दिए गए हैं ये लैटिन एंड ग्रीक वर्ड से बने हुए हैं। जैसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम दिया गया, ये लैटिन वर्ड के ऑस्ट्रल में होता है दक्षिणी अर्थात साउथर्न, और ग्रीक वर्ड के शब्द है या लैंग्वेज है पिथिकस यानी मंकीज से जो मिलकर बने हैं। ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के आदि रूप में उसके एप अर्थात वानर अवस्था के अनेक फीचर्स लक्षण विद्यमान या बरकरार बने रहे हैं। जैसे होमो की तुलना में मस्तिष्क का अपेक्षाकृत छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना, हाथों की क्षमता सीमित होना, सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता भी अधिक नहीं थी क्योंकि वो अभी भी अपना बहुत सारा समय पेड़ों पर गुजारता था, इसलिए उसमें पेड़ों पर जीवन जीने के लिए आवश्यक अनेक विशेषताएं अब भी मौजूद थीं, जैसे हाथ और पैर की हड्डियों का मुड़ा होना। आदिकालीन मानवों के अवशेषों को भिन्न भिन्न प्रजातियों में जो है क्लासिफाइड वर्गीकृत किया गया है। इन स्पीसीज को अक्सर उनकी बोन्स स्ट्रक्चर हड्डियों की संरचना में पाए जाने वाले अंतरों के आधार पर एक दूसरे से अलग किया गया है। प्रारंभिक मानवों की प्रजातियों को उनके स्कल्प साइज अर्थात खोपड़ी के आकार और डिस्टिंक्टिव जीन्स जबड़े की विशिष्टता के आधार पर बांटा गया है। उदाहरण के लिए दो पैरों पर खड़े होकर चलने की क्षमता के कारण हाथ मजबूत हो गए और वे कोई भी वस्तु उठा सकते थे। जो जो हाथों का इस्तेमाल बढ़ता गया त्यों त्यों दो पैरों पर खड़े होकर चलने की कुशलता भी बढ़ती गई। इससे चार पैरों के बजाय दो पैरों पर चलने की शारीरिक ऊर्जा भी की खपत भी कम होने लगी। लगभग 2.5 माया अर्थात 25 लाख वर्ष पहले हिमयुग के प्रारंभ में ग्लाइसेशन जब पृथ्वी के अधिकांश भाग जो है स्नो से अर्थात बर्फ से ढक गए तो जलवायु तथा वनस्पति की स्थिति में बड़े बड़े परिवर्तन आए। तापमान और वर्षा में कमी हो जाने के कारण जंगल कम हो गए और घास के मैदानों का क्षेत्रफल बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रेलोपिथेकस के प्रारंभिक रूप जो जंगलों में रहने के आदी थे धीरे धीरे लुप्त हो गए और उनके स्थान पर उनकी दूसरी प्रजातियां आ गईं जो सूखी परिस्थितियों में आराम से रह सकती थीं। इनमें जीन्स होमो के सबसे पुराने प्रतिनिधि शामिल हैं। होमो इज लैटिन वर्ड मीनिंग जिसका अर्थ है आदमी। साइंटिस्टों ने होमो के कई स्पीसीज में बांटा है और उनकी विशेषताओं के आधार पे या उनकी विशेषताओं के कारण उन्हें अलग अलग नाम दिया गया है। होमो को मेन रूप से हम होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियन एंड होमो सेपियंसियस में डिवाइड करते हैं। होमो हैबिलिस ये टूल्स बनाने वाले थे, अर्थात ये लोग टूल्स मेकिंग कर सकते थे, टूल्स बनाने वाले लोग ये थे। होमो इरेक्टस ये सीधे खड़े होकर पैरों पर चलने वाले की क्षमता, पैरों पर चल सकते थे। इनको अपराइट मैन कहा गया है। और होमो सेपियंसियस ये चिंतनशील मानव थे और होमो सेपियंसियस ये मॉडर्न ह्यूमंस थे, ये आधुनिक मानव थे। जीवाश्म जो फॉसिल्स हैं, जीवाश्म का नामकरण उन स्थानों के आधार पर किया गया है जहां वो फॉसिल्स सर्वप्रथम मिले हैं। जैसे जर्मनी के शहर हाइडलबर्ग में पाए गए फॉसिल्स को हम होमो हाइडलस बर्गेसियस कहा गया है। निएंडर घाटी में पाए गए फॉसिल्स को निएंडरथैलियस कहा गया है। होमो हैबिलिस के फॉसिल्स हमको होमो तंजानिया और ओल्डबर्ग गोर्ज आदि में पाए गए हैं। होमो इरेक्टस के फॉसिल्स हमको अफ्रीका, एशिया दोनों महाद्वीपों में पाए गए हैं। उस वहाँ पे कुबीफोरा, तुर्काना, केन्या, जावा जो है यहाँ पे से सारी चीज़ें हमको प्राप्त हुई हैं। और होमो सेपियन के हमको अफ्रीका, एशिया और यूरोप से जो है हमको प्राप्त हुए हैं। द स्टोरी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन अर्थात मानव के क्रमिक विकास की कहानी की बात किया जाए, मॉडर्न ह्यूमंस की बात किया जाए तो होमो सेपियंसियस के अस्तित्व के बारे में प्राचीनतम शास्त्र हमें अफ्रीका के भिन्न भिन्न भागों से मिले हैं। इससे ये क्वेश्चन उठता है कि मानव की उत्पत्ति का केंद्र कहाँ था, आधुनिक मानव का उद्भव कहाँ हुआ। इस प्रश्न पर बहुत वाद विवाद हुआ है और इस विषय पर दो मत प्रचलित हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत हैं। पहला मत क्षेत्रीय निरंतरता को हम कंटिन्यूटी मॉडल कहते हैं, दूसरा मत प्रतिस्थापन मॉडल अर्थात रिप्लेसमेंट मॉडल कहते हैं। पहला मत
जो क्षेत्रीय भिन्नता मॉडल है, इसके अनुसार अनेक क्षेत्रों में अलग अलग मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। दूसरा मत प्रतिस्थापन मॉडल, जिसके अनुसार मनुष्य का उद्भव एक ही स्थान अफ्रीका में हुआ। मानव के सभी पुराने रूप चाहे वह कहीं भी थे बदल गए और उनका स्थान पूरी तरह आधुनिक मानव ने ले लिया। इस विचारधारा का समर्थन इस बात से होता है कि आधुनिक मानव के सर्वत्र शारीरिक और जनिक यानी उत्पत्ति मूलक समरूपता पाई जाती है, और ये समरूपता इसलिए पाई जाती है कि उनके पूर्वज एक ही क्षेत्र यानी अफ्रीका में उत्पन्न हुए थे और वहीं से अन्य स्थानों पर गए। इस विचारधारा के विद्वानों का कहना है कि आज के मनुष्यों में जो शारीरिक भिन्नताएं पाई जाती हैं, उनका कारण उन लोगों का परिस्थितियों के अनुसार हजारों वर्षों की अवधि में अपने आप को ढाल लेना है, जो उन विशेष क्षेत्रों में गए और अंतोगत्वा वहां स्थायी रूप से बस गए। नेक्स्ट अब देखते हैं कि अगर अर्ली ह्यूमन्स वेज ऑब्टेन फूड, अर्थात आदिकालीन मानव भोजन प्राप्त करने के तरीके क्या थे। कई तरीकों से ये अपना भोजन जुटाते थे, जैसे गैदरिंग करके, हंटिंग करके, स्केविंग करके, फिशिंग करके अर्थात संग्रहण करके, शिकार करके, अपमार्जन करके और मछली पकड़ करके। संग्रहण की क्रिया में पेड़ पौधों से मिलने वाला खाद्य पदार्थ जैसे बीज, गुठलियाँ, बेर, फूल, कंदमूल, फल, ये सब खाते थे। हंटिंग में ये लोग जानवरों को तलाशते रहते थे, किसी बड़े हिंसक जानवरों के द्वारा जो छोटे जानवर मार दिए जाते थे उनको उठा लाते थे, उसको ये खाते थे। इसी क्रम में हम ये देखते हैं कि ये प्रारंभिक मानव के रहन सहन पेड़ों पर थे। इसके बाद उन्होंने 4 लाख से 125 लाख पहले गुफाओं में रहना शुरू किया, फिर ओपन एरिया में खुले स्थानों में रहना शुरू किया। इसके एविडेंस प्राप्त हुए हैं जो 7 लाख से 5 लाख वर्ष पुराने हैं। ये एविडेंस यूरोप के स्थानों से मिले हैं। सर्वप्रथम ये याद रखना उपयोगी होगा कि औजारों का इस्तेमाल और औजार बनाने की जो क्रिया है, इसको जो है मानव तक ही सीमित नहीं था। कुछ पक्षी भी ऐसे औजार बनाने के लिए जाने जाते थे। कुछ चिंपैंजी भी अपने भरण पोषण के लिए औजार स्वयं बनाते थे। हालांकि मनुष्यों में औजार बनाने के लिए कुछ विशेषताएं हैं जो वानरों में नहीं पाई जाती हैं, क्योंकि मानवों में स्मरण शक्ति, जटिल संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता होती है और वानरों में इन दोनों विशेषताओं का अभाव रहता है।